जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर नॉलेज IQ PCS पर। और मैं राहुल कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पार्ट 1 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक बात की थी। आगे उससे बात करेंगे। आज पार्ट 2 है हमारा इस वीडियो का, पॉलिटी का। महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य नीति निर्देशक तत्व आपको पता है कि संविधान के 4 क में 36 से ले 51 तक वर्णित है। 4 क नहीं, सॉरी दोस्तों, भाग 4 में वो 4 क में जो है वो मूल कर्तव्य हैं, ये नीति निर्देशक तत्व हैं। तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। तो भाग 4 इसका उपबंध संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। यह गैरवाद योग्य है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। बात करते हैं मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य ये 4 क में है, संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में। मूल कर्तव्य भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। किसकी समिति पर थी? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इन्हें जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। प्रारंभ में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10। प्रारंभ में मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी। 2002 में 11वां जोड़ा गया, तो वर्तमान में कितने हैं? 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का प्रावधान करता है। कहने का मतलब 6 से 14 साल तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देना उसके माता पिता या संरक्षक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। ये कर्तव्य का प्रावधान करता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर राष्ट्रपति की। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति की बात करेंगे। यहाँ तक हमने सब कुछ देख लिया। राष्ट्रपति, बात करेंगे राष्ट्रपति की कि भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख प्रधान होता है और तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। आगे बात करें अब, राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है, कैसे शपथ कौन दिलाता है, ये सब जानकारी आपको हम देने वाले हैं। जिस किसी भी मेरे साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आइए, राष्ट्रपति जो है क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। क्या होता है राष्ट्रपति का? निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, जरा इसे ध्यान से सुनेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा मतलब राज्य की जो
विधानसभाएं होती है एमएलए जो बनते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के। त्यागपत्र किसे देगा? त्यागपत्र किसको देता है राष्ट्रपति? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे जाता है। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। पदावधि, कार्यकाल कितना? 5 साल। हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। महाभियोग द्वारा, आर्टिकल 61 याद रखेंगे, आर्टिकल 61। भारत का नागरिक हो, योग्यता कौन कौन सी है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ भारत के सीजीआई दिलाते हैं। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 कैसे कैसे लाया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 की चर्चा करते हैं। लाया जा सकता है किसी भी सदन में, राज्यसभा में या राज्यसभा में और लोकसभा में, किसी में भी लाया जा सकता है। 2 सदन होते हैं भारत में। पारित होगा, कैसे पारित होगा? दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होगा, दोनों सदनों द्वारा। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से कहने का मतलब छोटा सा आंकड़ा है हमारे देश। एक आपको बता देते हैं कि अगर 100 हैं सदस्य तो 100 का 2/3 चाहिए हमें। 100 का 2/3, तिहाई मतलब 66 लोग क्या होने चाहिए? राष्ट्रपति के विपक्ष में होने चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इस तरह से 2/3 का मतलब ये हो गया। आगे बात करते हैं। अब आती है बात उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति। निर्वाचन कैसे होगा? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है इसका। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष है। योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और क्या हो? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। राष्ट्रपति को सौंपता है क्या? त्यागपत्र। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। आगे बात करेंगे। अब आती है बात केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद दोस्तों, ये हमारा जो है कि मोटा माटी मतलब टॉपिक चल रहे हैं। अब हम अगर आपको बिल्कुल डिटेल वाइज वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें डिटेल वाइज वीडियो चाहिए, तो हम पॉलिटी डिटेल वाइज वीडियो लाएंगे आपके लिए। बिल्कुल वन टॉपिक पर बहस करके चर्चा की जाएगी, पूरा 1 बाय 1। ये तो डिटेल बस ऐसी है कि मोटा माटी इससे पेपर में क्वेश्चन छूटे ना, छोटे मोटे वनडे एग्जाम में। आगे बात करते हैं हम केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद शामिल है, कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य तथा उप मंत्री। ये कौन होते हैं? शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद में। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हटाया जा सकता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। इन्हें कौन और कैसे हटाया जा सकता है? कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो हट जाएंगे। लोकसभा इनका आकार मतलब कितने हो सकते हैं? ये तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते 91वें संविधान संशोधन के माध्यम के द्वारा। ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बात करते हैं अब महान्यायवादी आर्टिकल 76, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पद है महान्यायवादी आर्टिकल 76। नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति। योग्यता जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की हो,
सीजीआई की नियुक्ति के लिए जो योग्यता है वही महान्यायवादी की योग्यता के नियुक्ति के लिए योग्यता होनी चाहिए। अधिकार कौन कौन से हैं? भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। कार्यकाल कितना हो जाएगा? कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 3 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या सामान्यतः 3 वर्ष। भारत परिचय क्या है इसका? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार, यानी भारत सरकार का यानी पूरे भारत का सबसे बड़ा वकील। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी, अनुच्छेद 148 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हम इसमें। नियुक्ति करता है इसका भी कौन है? राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। इनकी कार्य क्या है? केंद्र एवं राज्यों के लेखों, राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना, केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना। रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यकाल इसका क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद भारत राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं है। अगर 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पूरे कर लिए तब इसे हटा दिया जाएगा। अगर उम्र 65 वर्ष हो गए, 6 साल नहीं होगा तब भी हटाया जाएगा। ये कहने का मतलब ये है, जो भी पहले हो 65 हो जाए या 6 पहले हो जाए। आगे बात करें संसद, सरला। तो संसद के अंग, संसद के कौन कौन से अंग है? तो संसद में होता है पहला राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। गठन तिथि 13 अप्रैल 1952, 13 अप्रैल 1952। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी प्रथम बैठक। उच्च सदन स्थायी सदन होता है, उच्च सदन जो है स्थायी सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, किसे? राज्यसभा को। और इसका संसद का जो वर्णन, इसमें राज्यसभा का वर्णन है आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है, एक एक करके देखेंगे। राज्यसभा आर्टिकल 80, गठन कब हुआ इसका? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा गठन हुआ। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। और ये क्या है? उच्च सदन है, स्थायी सदन है। सदस्य संख्या इसकी कितनी है? निर्धारित 250, जिसमें से 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में 245 इसकी संख्या, मतलब 250 ना होगा, 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत होंगे। सदस्य निर्वाचित होने की आयु 30 वर्ष। सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात करेंगे लोकसभा की। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। ये क्या है? एक निम्न सदन है और अस्थायी सदन है, कभी भंग हो सकता है। निर्धारित इनकी संख्या कितनी है? 550, 530 राज्यों से सदस्य संख्या 530 राज्यों से और 20 संघ शासित क्षेत्रों से है। वर्तमान में 543 हैं। वर्तमान में कितने? 543, 550 है, 543 है, 524 राज्यों से और 19 संघराज्य क्षेत्रों से। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 25 वर्ष। सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन हुआ 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जी मावलंकर भी लिखा जाता है कहीं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। आगे बात करेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कौन बुलाता है, कौन उसको अध्यक्षता करता है उसकी, और कौन से में? ये अनुच्छेद 108 में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कारण, किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में, किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में इसे बुलानी पड़ती है। कौन करता है इसे? बुलाता कौन? आहूत मतलब बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से, नहीं बुलाई जा सकती
संविधान संशोधन विधेयक की दशा में, संविधान संशोधन विधेयक की दशा में नहीं बुलाई जा सकती। अब तक बुलाई गई 3 बार। अब तक कितनी बार बुलाई गई? 3 बार बुलाई गई। अब तक 3 बार बुला। बात करेंगे धन विधेयक आर्टिकल 110। धन विधेयक आर्टिकल 110 निर्णय करता है कि धन विधेयक होगा या साधारण विधेयक। निर्णय करेगा लोकसभा अध्यक्ष। पेश किया जाता है लोकसभा में। राज्यसभा रोक सकती है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अधिकतम 14 दिनों तक रोके। 14 दिन के बाद स्वतः ही क्या हो जाएगा? ये पारित हो जाएगा। ठीक है, अभी से करेंगे यहाँ से वित्त समितियाँ। वित्त समितियाँ, वित्त समितियाँ, वित्त समिति क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 प्राक्कलन समिति में। केवल लोकसभा से होते हैं इसमें, केवल लोकसभा से। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होंगे? 22 सदस्य होंगे, जिसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, 15 और 7 का अनुपात। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य हो जाएंगे, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 हो जाएंगे। बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका एकीकृत न्याय प्रणाली। एकीकृत न्याय प्रणाली। पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जरा देखेंगे ध्यान से। उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 गठन तिथि। गठन तिथि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। न्यायाधीशों की कुल संख्या 34, जिसमें 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की तिथि 65 वर्ष। 65 वर्ष। इसे पहले यहाँ से देखें, इसे ऊपर वाला खत्म कर लें। न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। कम से कम 2/3। कहने वाला अगर आज 100 सदस्य उपस्थित हुए, 300 थे, 300 को उपस्थित हुए, तो 100 का 2/3 से क्या हो जाएगा? इन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इसके बाद न्यायाधीश की नियुक्ति। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर। कोलेजियम की सिफारिश पर। कोलेजियम में शामिल है कौन? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश। कोलेजियम में कौन कौन शामिल है? भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं कोलेजियम में शामिल। और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये क्या होते हैं? कोलेजियम में शामिल होते हैं। 4 मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम, और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे बात करेंगे न्यायाधीश नियुक्ति होने की अहर्ता। अहर्ता मतलब योग्यता। भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब वकील के रूप में रहा हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विविधता हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विविधता हो। तो ये सारी हमारी क्या होनी चाहिए? नियुक्ति के लिए क्या होना चाहिए? योग्यता है। उच्च न्यायालय 214। आर्टिकल 214। उच्च न्यायालय आर्टिकल 214। आर्टिकल 214। उच्च न्यायालयों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? 25 है। वर्तमान में कितनी संख्या है? 25 है उच्च न्यायालय। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर। न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल। न्यायाधीश की नियुक्ति होने की अहर्ता भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 साल तक क्या रहा हो?
अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत पारित प्रस्ताव द्वारा इसे हटाया जा सकता है, न्यायाधीश को। और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 62 वर्ष है। और सुप्रीम कोर्ट के की 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की। अब बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति, नियुक्ति कौन करेगा राज्यपाल की, राष्ट्रपति। पदावधि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत सामान्य 5 वर्ष। शपथ ग्रहण करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अर्हता योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। बात करते हैं राज्य मंत्री परिषद। प्रमुख कौन होता है इसका, मंत्री, मुख्यमंत्री होता है। नियुक्ति करता है शपथ प्रदाता राज्यपाल। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है अधिकतम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक रह सकता है बिना किसी सदन का सदस्य बने, 6 माह तक मंत्री रह सकता है। आकार राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% तक, किंतु 12 से कम नहीं, किंतु 12 से कम नहीं। राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपता है, राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपता है। अब बात करेंगे महाधिवक्ता की। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165, आर्टिकल 165। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार, परिचय इसका ये है, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। नियुक्तिकर्ता भी कौन जाएगा, राज्यपाल, राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के अंग, राज्य विधानमंडल के अंग राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद यदि हो तो। विधानसभा क्या होती है, न्यूनतम सीटों वाला राज्य सिक्किम है, इसमें 32 सीटें हैं। विधानसभा तो विधानसभा सदस्य की अर्हता योग्यता क्या होती है, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। विधानसभा में सीटों की संख्या अधिकतम 500 सीट हो सकती है, न्यूनतम 60 सीटें हो सकती हैं। अपवाद क्या है, सिक्किम, अपवाद ये 2 अपवाद भी याद रखेंगे। सिक्किम में कितनी सीटें, 32। अब कह रहे हैं आप न्यूनतम 60 सीटें, तो 32 हैं। गोवा में 32 हैं, मिजोरम में 40 हैं, तो यह क्या है, अपवाद है। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य 403 उत्तर प्रदेश। सदस्य समाप्त हो सकती है, सदस्यता समाप्त हो सकती है। कैसे होगी सदस्यता समाप्त, सदन की बैठकों से बिना अनुमति लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर, लगातार 7 दिन अब्सेंट रहने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य विधानसभा सीटों के कुल संख्या का 1/3, कुल 1/3, न्यूनतम 40 से कम नहीं, न्यूनतम 40 से कम नहीं। विधान परिषद युक्त राज्य, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की, बिहार में 58, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना 40 सीटें विधान परिषद में। ये क्या है, स्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा स्थायी सदन है। तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है इसका। सदस्यता बनने की अर्हता भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब बात करते हैं यहाँ पर हम संविधान का संशोधन भाग 20, संविधान का संशोधन भाग 20। महत्वपूर्ण तथ्य अनुच्छेद 368 भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। संविधान के संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुरस्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों
के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की मंजूरी लेना आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, जीएसटी परिषद, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया 368। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है। मंजूरी देने के लिए क्या है? बाध्य है। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली, स्थानीय स्वशासन। पहले स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन जनक लॉर्ड रिपन राज्य सूची का विषय। बात करते हैं स्थानीय स्वशासन क्या? पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले के बगधरी गांव से शुभारंभ हुआ था। संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ ये कानून। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। स्तर पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर होंगे? ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत। कुल विषय 29 विषय। ये किसने दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किसने शुरू की थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अब बात करते हैं नगरीय स्वशासन प्रणाली। कुल विषय 18। इसमें कितने विषय थे? 29। संवैधानिक दर्जा कब मिला इसे? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में मिला। 1 जून 1993 से लागू किया था। इसे किसने? 24 अप्रैल को लागू किया था इसे 1 जून को। स्तर क्या है इसके भी? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, 3 स्तर हैं इसके भी। बात करते हैं पंचायती राज प्रमुख समिति। पंचायती राज की प्रमुख समिति तो बलवंत राय मेहता समिति 1957। प्रमुख सुझाव: त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला पंचायत जिला स्तर पर। उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति 1970। प्रमुख सुझाव: द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कहाँ? एक तो ब्लॉक स्तर और एक जिला स्तर। उसके बाद आते हैं जीवी केशव समिति 1985। उसके बाद आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इस समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इस समिति के आधार पर दिया गया। किसके? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा 1986 के द्वारा। अब बात करते हैं पंचायती राज एवं नगर निकाय। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। सदस्य बनने की आयु 21 वर्ष। सभी स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 1/3। कार्यकाल 5 वर्ष। वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। रिक्त सीट पर पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। मैमिनी याद रखेंगे। मैमिन मतलब मैमिन मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन तीनों राज्यों में वर्तमान में कोई संस्था नहीं है पंचायती राज की। वित्त आयोग के बारे में जानेंगे। वित्त आयोग आर्टिकल 280 गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल पर होता है। 5 वर्ष के बाद रिपोर्ट सौंपता है। ये किसे? राष्ट्रपति को। सलाह बाध्यकारी नहीं। राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी नहीं। संरचना: 1 अध्यक्ष 4 सदस्य। 1 अध्यक्ष 4 सदस्य। कार्य: सुझाव देना।
संघ एवं राज्यों के मध्य करों के बंटवारा करने के संबंध में, राज्यों को अनुदान सहायता के संबंध में, और संघ और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करने के संबंध में क्या होगी, इसका कार्य सुझाव देता है ये। वित्त आयोग एवं अध्यक्ष, पहला केसी नियोगी, 12वें डॉक्टर सी रंगराजन, 13वें के डॉक्टर विजय केलकर, 14वें के डॉक्टर वाई वी रेड्डी और 15वें के एन के सिंह है। एन के सिंह मतलब नंद किशोर सिंह। बात करते हैं अब यहाँ पर हम निर्वाचन आयोग 324 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर। देखिए निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 बना कैसे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर क्या कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। विधिक अधिकार, मतदान का अधिकार विधिक अधिकार है। क्या है, विधिक अधिकार है। चुनाव कराता है, ये निर्वाचन आयोग क्या क्या करता है, निर्वाचन आयोग करता है चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, लोकसभा राज्यसभा का, विधानसभा विधान परिषद का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर कौन कौन होते हैं इसमें, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी। और वेतन भत्ते और अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलते हैं भत्ते और लाभ। अब हम पढ़ेंगे आपात उपबंध भाग 18 352 से 360। घोषणा कौन करता है आपातकाल की, राष्ट्रपति करता है संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर। संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर घोषणा की जाएगी, ठीक है। और कारण क्या है, कारण राष्ट्रीय आपातकाल पहले पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल 352। घोषणा कब कब की गई, 3 बार करी गई, 1962, 1971, 1975 में। कारण युद्ध, बाह्य कारण सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के स्थान पर 44 संविधान संशोधन द्वारा। सशस्त्र विद्रोह को क्या कर दिया गया, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है 44 संविधान संशोधन द्वारा। 3 बार कब कब लगी, 1962 चीन और भारत के युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, और 1975 में इंदिरा गांधी ने स्वतः लगाई थी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, या कुछ भी मान लो आप, जो भी आप मान सकते हो। 1975 में लगी है इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय, जब बहुत हालत खराब हो गए थे उस समय, आंतरिक अशांति थी बहुत ज़्यादा, तब लगी थी। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन द्वारा होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर क्या होगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर क्या होगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, एक 352, एक 356, एक 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। कारण क्या है, राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता। जब कोई राज्य सरकार विफल हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। एक नज़र डालेंगे जल्दी, एक नज़र संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। ये इसी के तहत किया गया था।
1971 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975, ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये सबसे बड़ा संशोधन है। ये प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गए। मूल कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 के अनुच्छेद 51 के नीति निषेध तत्वों में जोड़ा गया। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 कै जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 कै में जोड़ा गया था। उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा आर्टिकल अनुच्छेद 48 कै में जोड़ा गया। इसे राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी, ये भी इसमें 1942 में 42वें संविधान संशोधन में। लोकसभा में विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, लोकसभा में विधानसभा का। अच्छा जी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी। लोकसभा में विधानसभा कार्यकाल पुनः 6 से घटाकर 5 वर्ष किया गया। 44वां राष्ट्रपति आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल घोषित कर सकता है। लिखित सलाह पर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर आर्टिकल 300 कै के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 लोकसभा विधानसभा में मतदान की उम्र 21 से घटाकर क्या करेगी, 18 वर्ष करेगी। 69वां संविधान संशोधन 1991 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR घोषित किया गया, NCR बनाया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली नमक, नैमैक नमक, याद रखें, नैमैक नमक, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कब? 1992 में 71वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 कै जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 से कम आयु के बालकों के लिए 6 वर्ष कम प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख शिक्षा का उपबंध किया गया। मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने की माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया, माता पिता का कर्तव्य होगा। 86वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग आयोग की व्यवस्था। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकता। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की क्या जाएगी, विधानसभा कुल 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु न्यूनतम सीट 12 रहेंगी, 12 मंत्री बन सकते हैं न्यूनतम, 12 से कम नहीं। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 8वीं अनुसूची के में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में शामिल कुल भाषाएं कितनी होगी, 22। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संविधान दर्जा दिया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की व्यवस्था की गई। वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संविधान दर्जा प्रदान किया गया, संविधान दर्जा प्रदान किया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। 103वां संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए नौकरियों में 10% का आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन 2019 लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष यानी 2030 तक बढ़ाया गया। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, आंग्ल भारतीय जो नियुक्त होते थे।
105वें संविधान संशोधन 2021 राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC/BC की पहचान करने एवं सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। राज्यों से यह अधिकार भी 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। संविधान के भाग कुल 22। भाग विषय। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11। 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। थोड़ा बड़ा करने से जो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं 12 से 35। भाग 4 में राजनीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 4 के में मौलिक कर्तव्य 51 के में। भाग 5 में संघ 52 से 151 तक। 6 में राज्य 152 से 237। 7वां निश्चित 238, आर्टिकल 238। 8वां भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। 9 में पंचायतें 243 से 243 अणे। 9 के में नगर पालिकाएं 243 तय से 243 यह 6। 9 ख में सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 यह जैसे यह न। 10वें में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 244 से 244 क तक। 11वां भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविधान एवं वाद विवाद 264 से 300 क तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम 301 से 307। भाग 14 वाणिज्य एवं समागम संघ राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। 14 के भाग 14 के अधिकरण अनुच्छेद 323 से 323 ख। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 क तक। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 क तक। भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन आर्टिकल 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। ये अनुसूचियां हैं। अनुसूची भी एक बार आपको ज्ञात करा दी जाए। कुल अनुसूची 12। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा CAG को मिलने वाले वेतन भत्ते व पेंशन। तीसरे में भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों को शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप। चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं में कुल भाषाएं 22 को मान्यता। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 9वीं में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निहत्ता के बारे में उपबंध। 11वीं में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। 12वीं में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। अब भारतीय संविधान महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारतीय संविधान महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। दोस्तों आज की क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जो कुछ रह गया है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।